बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले तो रियलाइज़ करवाना पहली चीज़ तो आप ये देखें कि ये एक सर्किल मैंने बनाया हुआ है। फ़िलहाल आपने सर्किल को नहीं सोचना, ठीक है? यहाँ पे सर्किल नहीं। आपने किसको सोचना है? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये उसका हाइपोटेनस है, ये उसका परपेंडिकुलर है क्योंकि एंगल मैंने यहाँ लिया है। तो ये थीटा के अपोज़िट या परपेंडिकुलर हम कहते हैं वो ये है और बेस ये है पर्पल कलर में, ठीक है? और ब्लू कलर में आपका परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आपका क्लास 10 के अंदर 4 थ्योरम्स हैं, 4 या 5 थ्योरम्स हैं जिसमें एंड में आप लोगों को सिखाया जाता है कि कोई भी अगर सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं या कोई भी सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका जो रेशियो है वो बराबर रहे। अभी इससे क्या मकसद है ये थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। रेशियो का क्या मतलब होता है? देखिए आपके पास 3 साइडें हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। एक ही ट्रायंगल में ऑब्वियस है कि 3 साइडें ही होती हैं, ठीक है? एक ये साइड है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, एक ये साइड है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, एक ये साइड है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। आप ये बताएं, आपने 2-2 साइडों को ना डिवाइड करना है आपस में। जब आप 3 चीजें लेकर 2-2 करके डिवाइड करेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके पास। मैंने पहले क्या किया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड किया, ठीक है? एक कॉम्बिनेशन बना। भाई हाइपोटेनस परपेंडिकुलर को भी तो कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, बिल्कुल आपने वो भी कर दिया। अभी आपने क्या किया? इन दोनों को डिवाइड किया, इन लंबाई है, ठीक है ना? लेंथ की बात हो रही है, एक्चुअल में ये लेंथ नहीं होती, आगे जाके बताऊंगा मैं क्यों लेंथ नहीं होती। फिलहाल आप इसको फॉर द टाइम बीइंग लेंथ समझें। ये दोनों डिवाइड किए, फिर इन दोनों को डिवाइड करें, फिर इन दोनों को डिवाइड करें और फिर इनका रिवर्स भी कर दें, ठीक है? यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस डिवाइड करें, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर डिवाइड करें, 2 कॉम्बिनेशन ये बन गए। बेस हाइपोटेनस डिवाइड करें, हाइपोटेनस बेस डिवाइड करें, मजीद 2 बन गए, टोटल 4 हो गए। बेस परपेंडिकुलर डिवाइड करें और परपेंडिकुलर बेस डिवाइड करें। ये आपके टोटल सिर्फ यहाँ देखेंगे जहां मेरा माउस कर्सर चल रहा है, ये 6 कॉम्बिनेशन आपके होंगे। भाई इसके अलावा तो कोई और नहीं बनेगा ना, बस यही बनेंगे। अब हमने क्या किया है, आप जरा ये उनकी लंबाइयां लिखी हुई है भाई, एक्चुअल लंबाइयां हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करें ना, जो बेस की लंबाई है वो 0.68 आ रही है। 6 से आगे है ना, देख लें 0.6 से थोड़ा सा आगे, तो ये वही लिखी हुई है बेस। और हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है? अभी 1 है। इसी तरह परपेंडिकुलर की लंबाई कितनी है? 0.73। आप यहाँ से गौर कर सकते हैं, यहाँ से जाएं, ये देखें कितना लंबाई, ये वाई एक्सिस पे देखूंगा 0.73 आ रहा होगा तकरीबन। अगर आपको जूम करके देखना है तो आप देखें ये बेस कितनी है, तकरीबन 0.68 ही है कि पूरी लंबाई। लंबाई कहाँ से ले रहे हैं आप? जीरो से। यहाँ तक सिचुएशन समझ आ गई है। अब एक चीज जरा यहाँ पे गौर करें, वो थ्योरम क्या कहते हैं? वैसे तो वो प्रूव्ड है, मैं वैसे ही विदाउट एनी प्रूफ आपको आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ। वो थ्योरम ये कहते हैं कि अगर आप अभी 46.9 डिग्री है ये एंगल, वो कह रहा है अगर आप एंगल चेंज नहीं करते, ये 90 डिग्री है, ये 46.9 है, ये तीसरा एंगल जो है वही रहेगा। अगर आप एंगल चेंज नहीं करते और आप देखें एंगल चेंज हो रहा है, क्या चीज बढ़ रही है? आपको क्या लग रहा है क्या बढ़ रहा है? इस ट्रायंगल का एंगल तो चेंज नहीं हो रहा, ये अभी भी 90 है, ये अभी भी 46.9 है। क्या चीज बढ़ती? एग्जैक्टली, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है ना? एंगल नहीं बढ़ रहा। आप जरा गौर करें एक चीज के सेम थीटा पर, सेम एंगल पर अगर आप एंगल चेंज नहीं करेंगे और लंबाई छोटी बड़ी करेंगे, ऑब्वियसली लंबाई छोटी बड़ी होगी, लेकिन वो थ्योरम्स ये बताते हैं, प्रूफ करते हैं कि सेम एंगल पर जो रेशो है ना, रेशो अभी बताया था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को जब आप डिवाइड करेंगे जो इनका रेशो है वो हमेशा बराबर रहेगा। तमाम 6 के 6 कॉम्बिनेशन बराबर रहेंगे। जरा गौर करें, मैं भी एंगल नहीं बढ़ा रहा, कम कर रहा हूँ, ये 0.73 है। इन दोनों को गौर करें, ये ऊपर एक लंबाई है परपेंडिकुलर की, नीचे एक लंबाई है हाइपोटेनस की। ये दोनों मुसलसल बदली होंगी, लेकिन इन दोनों का जो डिवाइड होगा ना वो हमेशा 0.73 ही रहेगा। आप गौर कर लें, देखें 0.73 से हट रहा है, किसी का भी रेशो हट रहा है, जो है वही है। रेशो बदली नहीं होगा अगर आप एंगल चेंज नहीं करते। ट्रायंगल का ओवरऑल साइज छोटा बड़ा हो रहा है लेकिन रेशो चेंज नहीं होगा, लेंथ चेंज हो रही है। ऐसा क्यों होता है ये तो आप खुद भी गौर कर सकते हैं, क्योंकि इसको एंगल को सेम रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से ये भी बढ़ेगा, हाइपोटेनस भी, और उतनी तेजी से परपेंडिकुलर भी बढ़ेगा। तो इसलिए इनके रेशोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि भाई अगर ये स्लो बढ़े तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी रहेगा, फिर ये छोटा हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। तो एंगल अगर इन्होंने सेम रखना है तो इनकी लंबाइयां चेंज होंगी लेकिन इनका रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी आप साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट इसको ना देखें, इधर सिर्फ हमने थीटा 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 लगाया था। हम ये बताना चाहते थे कि जो भी एंगल है उस पर रेशो क्या रहता है। भाई आपने एंगल फिक्स कर दिया तो रेशो क्या रहेगा? सेम रहेगा, बराबर रहेगा ना। सेम सेम का मतलब ये इक्वल, बराबर रहेगा, है ना? तो हमने बीच में इक्वल लगा दिया, इसीलिए सबके बीच में हमने क्या लगा दिया? भाई एंगल आप यहाँ 45 रखें,
उसका जो रेशो होगा वो इक्वल रहेगा। लेंथ बदलते रहो और रेशो इक्वल रहेगा। इसलिए हमने इसके दरमियान एक तो इक्वल का निशान लगाया है तमाम के दरमियान, क्योंकि रेशो सेम एंगल पे रेशो सेम रहता है। तो मुझे ये बताएं कि मैं ट्राइंगल छोटा कर दूं या बड़ा कर दूं, कोई फर्क पड़ता है रेशो पे? नो सर। रेशोज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अपनी आसानी के लिए हाइपोटेनस की जो लेंथ है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ 1, क्योंकि रेशोज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना भाई, मैं रेशो देख रहा हूँ तो रेशोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे मुझे आसानी क्या होगी हाइपोटेनस को 1 करने से, देखिए नीचे 1 आ जाएगा। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो परपेंडिकुलर है वही रेशो है, जो बेस है वही रेशो है। तो इस तरह आसानी से नीचे डिवाइड में 1 आ गया है साइन और कॉस। अब ये साइन कॉस कहां से आए? देखिए भाई 6 रेशो बने थे, अब 6 को कुछ नाम तो देना है ना, बार बार ये थोड़ी कहेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हमने पहचान करने के लिए इस थीटा के आगे साइन लगा दिया, जहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो था। जहां बेस और हाइपोटेनस का रेशो था वहां कॉस लगा दिया। जहां परपेंडिकुलर और बेस का रेशो था 10 लगा दिया, ताकि आप पहचान सकें कि भाई कौन सा रेशो है। ठीक है ना, इसलिए हमने ये नाम लगाए हैं। अब देखें साइन थीटा और कॉस थीटा, क्योंकि डिवाइड में हाइपोटेनस होता है तो नीचे 1 आ गया। इससे मुझे पता लग गया कि जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वही रेशो है साइन थीटा का, जो बेस की लेंथ है नीचे तो हाइपोटेनस 1 है वही उसका वो आ गया। तो मेरे लिए आसानी हो गई है भाई, वरना फर्क क्या पड़ता है आप इसको बड़ा करें या छोटा करें, रेशो ने तो चेंज नहीं होना है, रेशो तो सेम रहेगी। तो मैंने आसानी करने के लिए इसको क्या कर दिया है 1 कर दिया है। तो आप मुझे बताएं भाई ये रेशो कब चेंज होगी? ट्राइंगल छोटा बड़ा करने से तो नहीं होगी, क्या चेंज करने से होगी? एंगल चेंज करने से होगी। आप देखें ये रेशो कब चेंज होगी? जैसे ही मैं एंगल चेंज करूंगा ये रेशो चेंज हो जाएंगी, सबकी हो रही है चेंज। ठीक है ना, एंगल चेंज करेंगे तो रेशो चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए अब ये हमें समझ आ गया थीटा चेंज करने से आपका रेशो चेंज होगा, अदरवाइज ट्रायंगल को बड़ा छोटा करने से रेशो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन थीटा असल में क्या वैल्यू है? रेशो की वैल्यू है। किन रेशो की वैल्यू? भाई लिखा है ना साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, यानी कि इन दोनों की लंबाइयों को जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की लंबाइयों को जब आप डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो साइन थीटा का आंसर होगा। अब भी एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये थीटा आपने जो डिग्रीज में निकाला है ये तो हमने पूरे एक प्लेन को 360 डिग्री में तोड़, एक और टाइप की यूनिट है एंगल को डिफाइन करने के लिए रेडियन। मैथमेटिक्स के बच्चे रेडियन पे काम भी कर रहे हैं। अच्छा अब ये क्या है, देखें ये जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है ये सर्किल के साथ साथ, अच्छा पहले तो ये बता दूं कि सर्किल क्यों बनाया। तो भाई बात ये है सर्किल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस सर्किल पे पूरा का पूरा 360 डिग्री या एंगल पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि एंगल चेंज करने से रेशो चेंज हो रही है, अदरवाइज रेशो चेंज नहीं हो रही है। तो बेहतर ये है कि मैं यूनिट सर्किल बना दूं जिसपे हाइपोटेनस की लंबाई क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि मुझे एंगल चेंज करके ही देखना है, ट्राइंगल छोटा बड़ा करने से तो वैसे ही कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैंने सर्किल इसलिए बना दिया ताकि आपको नजर आए कि भाई इस सर्किल पे तमाम एंगल्स पे ये रेशोज होती हैं हर एक की। ठीक है, एक को हमने साइन का नाम दिया कॉस टेंजेंट थीटा या टेन थीटा कहते हैं, इसको कॉसिकेंट थीटा भी कहते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। इसी तरह ये सेकेंड थीटा कहते हैं या सेक भी कहते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो देख लें यहाँ बेस ऊपर है हाइपोटेनस नीचे, इधर हाइपोटेनस ऊपर बेस नीचे आ जाएगी। इसको कोटेंजेंट थीटा भी कहते हैं या कॉट भी कहते हैं शॉर्ट में। टेन में क्या था? परपेंडिकुलर अवर बेस था, इसका रेसिप्रोकल क्या है? बेस ऊपर आ गया परपेंडिकुलर नीचे आ गया। ठीक है, ये रेशोज हैं असल में किसके? लंबाइयों के। अभी मैं लंबाई बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये लंबाई के अलावा कुछ और है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं, असल में लंबाई नहीं होती है। एंगल का मैं आपको बता रहा था, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखें इस लंबाई को अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करें कि भाई कितनी लंबी है ये यहाँ से यहाँ तक जो ऑरेंज है। ठीक है, देखें ना यहाँ पे अभी क्या है? जीरो पे जीरो है, जीरो पे जीरो है। देखें जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा ये उसके साथ साथ चल रही है। ठीक है ना, ये लंबाई कुछ ना कुछ है, इस लंबाई को मैं नापूंगा तो 0.64 आ गई, और नाप बढ़ाऊंगा तो देखें एंगल बढ़ाने से ये जहां जहां तक मेरा ये पहुंच गया है एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो लंबाई कितनी हो गई है? 1.37। ये लंबाई बढ़ती चली जाएगी, पूरा सर्किल हो जाएगा तो ये लंबाई आप देख सकते हैं कि पूरे सर्किल पे ये लंबाई आ गई है तकरीबन, क्योंकि ये वापस खत्म हो जाएगा 6.28 आ जाएगी। इस लंबाई को, ये जो लंबाई है ना 0.55, इसी को हमने रेडियन का एंगल कह दिया है। इस आर्क लेंथ के एतबार से यही एंगल है रेडियन। ठीक है, डिग्रीज में तो कुछ और होगा, लेकिन रेडियन में हमने असल में आर्क लेंथ को एंगल कहा है। जितनी आर्क लेंथ होती है वही एंगल होता है रेडियन में।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि आप जरा यहाँ देखें, मैंने हाइपोटेनस को क्या कर दिया है 1। अगर हाइपोटेनस 1 कर दिया है तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई है? ये क्या है, किसकी वैल्यू है? ये 0.53। बताएं, कोई बच्चा आंसर दे। यहाँ देख सकता है, यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, ये किसका आंसर है? 0.53 दोनों में से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में से। परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली इसी तरह कॉस थीटा बराबर है किसके? बेस के। तो ये जो बेस है ना, इसको आपने क्या सोचना है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है और परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की वैल्यू है। ये आंसर साइन थीटा का है, ये कॉस थीटा का आंसर है। तो आपने जहन में अब एक बात बिठा लेनी है, बेस कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर साइन थीटा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई निकालते थे, ठीक है? वहां वी नॉट होता था तो वी नॉट को हमने क्या कर दिया? 1, यानी हाइपोटेनस को हमने क्या कर दिया है उस केस में? 1 कर दिया है। वी नॉट एक्स बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के। इसी तरह वी नॉट वाई बराबर आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा साइन थीटा के, बेस बराबर आ जाएगा किसके? कॉस थीटा के। बेस कॉस थीटा जहन में रखना है, देख ले, कॉस थीटा बराबर है बेस के, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर के, ये जहन में रख। अब इन दोनों को जरा देखें, बेस और परपेंडिकुलर को एंगल बढ़ाने से बेस के साथ क्या हो रहा है? देखिए मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, बेस के साथ क्या हो रहा है और परपेंडिकुलर के साथ क्या हो रहा है? बताएं जरा, एंगल बढ़ाने से बेस के साथ क्या हो रहा है? बेस यानी कॉस थीटा, बेस छोटी हो रही है और बेस परपेंडिकुलर कम हो रही है, हाँ बड़ा हो रहा परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। ठीक है, बेस का मतलब कॉस थीटा, परपेंडिकुलर का मतलब साइन थीटा। तो आप अगर इस पे गौर करें कि एंगल बढ़ाने से बेस कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है और परपेंडिकुलर बढ़ता चले जा रहा है। मैं वापस 0 डिग्री करता हूँ, आप देखें 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर के साथ क्या हुआ और बेस के साथ क्या हुआ? है। बेस बढ़ गई, परपेंडिकुलर 0 हो गया। परपेंडिकुलर 0 हो गया और बेस क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। ठीक है, मैक्सिमम कितनी है? 1। हाइपोटेनस और बेस बराबर हो गए। तो यही होता है साइन 0 डिग्री पर, क्योंकि साइन क्या है भाई? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? साइन थीटा 0 पे 0 होता है और कॉस थीटा क्योंकि मैक्सिमम हो जाता है, यानी बेस मैक्सिमम हो जाती है और मैक्सिमम 1 होता है। 1 से ज्यादा कॉस थीटा का आंसर नहीं आ सकता, ये आपको बताया था मैंने, ठीक है? इसलिए नहीं आ सकता 1 से ज्यादा, क्योंकि भाई ये रेशो है। जब दो चीजों का आप रेशो करते हैं, ये बताएं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड कौन सी होती है? क्या बेस होती है, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लंबा होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में डिवाइड में हाइपोटेनस है। नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होगा और ऊपर वाला नंबर छोटा होगा तो आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। इसीलिए इनके रेशियोज आप देखें, साइन और कॉस के हमेशा 1 से छोटे होते हैं। बाकियों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, साइन और कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ। साइन और कॉस में क्योंकि डिवाइड में हाइपोटेनस है और किसी के डिवाइड में हाइपोटेनस नहीं है, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होगा, तो इनके आंसर हमेशा 1 से छोटे होंगे। सिर्फ एक केस में कॉस थीटा 1 हो सकता है, जब बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएं। और वो कब बराबर होंगे? जब एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो हाइपोटेनस और बेस बराबर हो जाएंगे। 0 डिग्री पर जो बेस है, बेस यानी कॉस थीटा, बार बार बता रहा हूं, बेस यानी कॉस थीटा, मैक्सिमम 1 हो जाता है। और साइन 0 पे परपेंडिकुलर के साथ क्या होता है? 0। साइन थीटा 0 पे, 0 डिग्री पे 0 होता है क्योंकि परपेंडिकुलर कोलैप्स हो जाता है, 0 हो जाता है। और कॉस थीटा 1 हो जाता है। इसी तरह से जब आप एंगल बढ़ाएंगे, बेस कम होती रहेगी यानी कॉस थीटा कम होता रहेगा, परपेंडिकुलर बढ़ता रहेगा, यानी कि, हाँ बेटे, अच्छा ठीक है प्यारे, परपेंडिकुलर बढ़ता रहेगा। और देखें, जैसे ही 90 डिग्री होगा तो बेस के साथ क्या हुआ? यहाँ देखें, बेस कम हो रही थी, बेस कम होते 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 90 डिग्री पे बेस 0 हो गई, यानी कि कॉस थीटा 90 पे 0 होता है। बेस यानी कॉस थीटा, बेस 90 डिग्री पे, कॉस थीटा 90 डिग्री पे 0 होता है और साइन मैक्सिमम हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो गए। देख लें 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर 1 आ गया। इस तरह हम, मैं खुद भी और हम सब इसी तरह, अरे प्यारे पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह आपको याद रहेंगी कि साइन थीटा की, इसी तरह इसी तरह साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज आपने याद रखनी है। जहाँ एंगल लिखा हुआ है 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर मैक्सिमम हो जाता है, 1 हो गया, कॉस थीटा 0 हो जाता है। भाई ये दो बातें याद रहेंगी, दो एंगल, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल पूछना चाहें? अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं 90 डिग्री से आगे एंगल बढ़ाऊं, ठीक है, तो देखें 92 डिग्री, अब वापस बेस बढ़ना शुरू हो गई है और परपेंडिकुलर छोटा होना शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पे जरा गौर करें, ये -0.2 माइनस, अब ये माइनस में, इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री के ऊपर
बेस वापस बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन बेस एक्स एक्सिस माइनस में आ गया है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि अभी तो आप लेंथ इसको लंबाई तस्वुर कर लें, लेकिन ये असल में लंबाई नहीं होती, ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट होते हैं। ठीक है, लंबाई क्यों नहीं होती, क्यों मैं कह रहा हूँ भाई लंबाई कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, जबकि कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू नेगेटिव में जाती है, इन तमाम की वैल्यूज नेगेटिव में जाती है। अगर ये लंबाइयां होती तो नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं होता, लंबाई कभी नेगेटिव में होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये असल में कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट्स या नंबर्स होते हैं। तो आपने इसे जहन में रखना है कि जैसे ही हम 90 डिग्री से आगे बढ़ाएंगे तो बेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में, और साइन क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें यहाँ साइन बढ़ गया था, अब वापस से 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर छोटा होना शुरू हो जाएगा और बेस बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही आप 180 डिग्री पे पहुंचेंगे तो बेस मैक्सिमम हो गई, लेकिन कौन सी जगह पर मैक्सिमम हुई है बेस, यहाँ +1 थी, और यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, इसके पीछे छुप गया सर्किल के, -1। एग्जैक्टली कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है और साइन 180 डिग्री पे वापस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं अब 180 डिग्री से बढ़ाता हूं तो अब बेस दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी माइनस में, और परपेंडिकुलर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 180 डिग्री से ऊपर देखें परपेंडिकुलर कहाँ बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है, या माइनस में है। परपेंडिकुलर 180 के ऊपर माइनस में होता है, क्योंकि नेगेटिव बाई एक्सिस इसको 180 डिग्री के बाद मिलता है, तो ये माइनस में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप 270 डिग्री पे पहुंचेंगे तो परपेंडिकुलर -1 हो जाएगा, यानी साइन थीटा -1 हो जाएगा और बेस वापस 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर कम होना शुरू हो जाएगा माइनस में, और ये वापस में बेस बढ़ना शुरू हो जाएगी प्लस। ठीक है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं इस डायग्राम को जहन में रखते हुए, कॉस 0 डिग्री पर और साइन 0 डिग्री पर क्या होता है भाई, कॉस मतलब बेस, बेस के साथ क्या हो जाता है 0 डिग्री पर, अब आप लोगों की बारी है, 1। 1। और परपेंडिकुलर साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, 90 डिग्री पर बेस के साथ क्या होता है, 0। एग्जैक्टली साइन 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, 1 सर। 1। अभी क्या हुआ था देखें, कॉस 1 था 0 डिग्री पर, कॉस वापस कम होते होते 0 हो गया, और साइन 0 से बढ़कर 1 हो गया 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। वंस अगेन 90 डिग्री का डिफरेंस आया है। कॉस 180 डिग्री पर क्या होता है, माइनस एग्जैक्टली -1। और साइन परपेंडिकुलर के साथ क्या हो जाता है 180, 0। माशाल्लाह भाई सारे बच्चे बड़े फास्ट जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 270 डिग्री की, कॉस एग्जैक्टली और साइन के साथ क्या होता है, -1। माशाल्लाह भाई 360 डिग्री और साइन 360, 360 और 0 डिग्री एक ही बात होती है भाई। 360 डिग्री पे बेस के साथ क्या होगा भाई, पूरा चक्कर लग गया ना, ये वापस 1 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर वापस खत्म हो जाएगा 0 डिग्री पर। मैं इस तरह आपको एक और फीचर इसका समझा देता हूँ, जो आंसर कॉस 0 डिग्री पर होता है वही आंसर साइन 90 डिग्री पर होगा। क्या आंसर होता है कॉस 0 का और साइन, अच्छा पहले तो भाई ये देख लें, यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम कॉस 1 जा रहा है और सबसे छोटा जो गया है सबसे नीचे -1 गया है, यानी कि कॉस का जो एंगल है भाई 0 से 360 डिग्री तक आपने कहीं भी रखा तो कॉस का जो रेंज आई है कॉस की, वो कॉस की -1 से 1 के दरमियान आई है। सेम यही रेंज साइन थीटा की जो आई है वो -1 से 1 के दरमियान आई है। यही तो मैं आपको शुरू से समझाता था कि भाई देखें कॉस कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। इसी तरह क्योंकि ये रेशोज हैं, रेशो कभी भी -1 से नीचे, सिर्फ साइन और कॉस की बात हो रही है बच्चों, टेन थीटा की बात नहीं हो रही, कोसेक सेक कॉट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये सिर्फ साइन और कॉस की बात हो रही है, तो -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा इसका आंसर। तो ये रेंज है इनकी। एंगल आप चाहे कोई भी रखें, 360 के ऊपर भी रख लेंगे तो वापस वो घूमता रहेगा और इन्हीं के दरमियान आंसर रहेगा। देखिए कॉस 0 डिग्री पे जो आंसर होता है वही साइन 90 डिग्री पे हो जाता है, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह कॉस 1 डिग्री का जो आंसर होगा वही सेम आंसर होगा, यहाँ से कम होगा 89, यहाँ एक बढ़ा तो यहाँ एक कम हुआ, दोनों का आंसर बराबर होगा। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली मुझे भी कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा इसका क्या आंसर होगा। बताएं बच्चों क्या लिखूं साइन में, एग्जैक्टली अब आपको समझ आ गया है कि ये किस तरह इन कब जाकर इनके आंसर बराबर होते हैं। इसी तरह साइन 3 कॉस 3 डिग्री का जो आंसर होगा वो साइन 87 का होगा। इसी तरह मैं बड़ा बढ़ा के लिख देता हूँ, आप जो cos 5 का होगा यहाँ 5 बड़ा है तो यहाँ 90 में से 5 कम होगा। इसी तरह जो cos 10 डिग्री का आंसर होगा वही साइन 80 का आंसर होगा।
जो cos 45 का आंसर होगा वही आंसर सेम sin 45 का होगा। ये वाहिद वो एंगल है जहां पे दोनों के सेम एंगल होने पर आंसर तो बराबर होंगे लेकिन एंगल भी सेम है। यहाँ देखें बाकी जगह पे एंगल सेम नहीं है, ये वाहिद वो जगह है जहां पे दोनों के लिए एंगल सेम है और इसका आंसर 1/√2 होता है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना चाहें इस बिहेवियर के एतबार से कि cos थीटा और sin थीटा का बिहेवियर क्या होगा, तो इन दोनों का आंसर जो होगा, जैसे आप देखना चाहते हैं जो cos 0 और sin 0 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा जो इसका उल्टा कर दें cos 89 और sin 89 का आंसर होगा। क्योंकि देखें sin 0, अरे यार 89 कहाँ कर दिया मैंने, ये कर लें, इसको 0 ना करें बल्कि इसको 1 कर लें। cos 1 का जो आंसर है वो sin 89 के बराबर होता है। ये दोनों आंसर बराबर हो गए। sin 1 डिग्री का जो आंसर है वो cos 89 का आंसर है। तो इस हिसाब से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम, ये दोनों नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका आंसर भी क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी सेम आएगा। मैं इस तरह समझाता हूँ, जो cos 1 डिग्री का आंसर है वो sin 89 का है, जो sin 1 डिग्री का आंसर है वही cos 89 का है। इस तरह से इसका आंसर भाई मान ले कुछ भी आ गया, 0.13 आ गया, समझ आ गया ना ये मामला। तो अब जब ये नंबर बराबर है इसके इस नंबर के, ये नंबर मान लो 0.2 है, ये नंबर भी 0.2 है, ये नंबर 0.13 है, ये नंबर भी 0.13 है, तो भाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.13, यहाँ 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो दोनों के आंसर बराबर आएंगे। ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि भाई मेरे दोस्तों ये वाला जरा फॉर्मूले पे गौर करो। यहाँ लिखा होता है रेंज के फॉर्मूले में sin थीटा cos थीटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं डिवाइडेड बाय जी। अगर यहाँ पर एंगल दोनों के सेम होंगे तो क्या किस एंगल पर ये दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे, अदरवाइज ये आंसर हमेशा दोनों का मल्टीप्लीकेशन छोटा ही रहेगा, वो होगा cos 45 डिग्री। अदरवाइज ये बाकी तमाम इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन छोटे ही रहेंगे। सर्कल बना हुआ है सेम, मैं चाहता हूँ sin थीटा का फंक्शन बनाना, तो ये आपका sin थीटा का फंक्शन है। ये सेम वही फंक्शन है जो अभी आपने वहां बनाए थे, यहाँ पर हमने दूसरे अंदाज में बना दिए। एक्स एक्सिस पे अब हमने थीटा को ले लिया है, यानी 0 डिग्री 1 डिग्री, या मैंने रेडियन में लिया हुआ है 0 1 2 3 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 90 डिग्री और इस तरह से। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या प्लॉट किया है, वो जो साइन थीटा की वैल्यूज आ रही थी 0.01 45 पे 1/√2, ये तमाम वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी हैं। ये स्प्लाइन फंक्शन बन गया है साइन थीटा का। कॉस थीटा का देखना है आपने, तो ये कॉस थीटा का ग्रीन कलर में, ठीक है। यहाँ भी आप अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं फंक्शन को, ठीक है। देखें 0 डिग्री पर साइन 0 होता है और कॉस क्या होता है 1 होता है, तो देख लें 1 आंसर आ रहा है आपका। साइन 0 पे पर्पल कलर में 0 है और कॉस 0 डिग्री पे 1 है। यहाँ पर आ जाओ, ये कौन सा है भाई, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ साइन और कॉस दोनों बराबर आ गए, कौन सा एंगल होगा ये? 45 डिग्री। एग्जैक्टली, कमाल कर दिया आप बच्चों ने। और ये कौन सा होगा जहाँ यहाँ भी बराबर आ गए? 45 में 90 ऐड कर दें, वैसे ये माइनस में, तो माइनस में कहाँ आता है, ये दोनों माइनस में कब हो जाते हैं? कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, क्योंकि देखे ना एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है लेफ्ट लेफ्ट पर और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। ये होता है आपका 180 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री करें जरा, 180 प्लस 45 कितने हो जाएंगे? 225 डिग्री, ठीक है। ये 225 डिग्री है आपका। और यहाँ देखें कॉस 0 हो गया है, कॉस 0 कब होगा? 90 डिग्री पे। ये -90 है यानी कि 270 और ये +90 है। और यहाँ देख लें जहाँ कॉस 0 होता है वहां पर साइन मैक्सिमम हो गया। इसी तरह से आप टेन थीटा देख सकते हैं यहाँ पर, ये रेड कलर में टेन थीटा है भाई। ये कई जगह पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, देख रहे हैं ये क्यों इन्फिनिटी पे जा रहा है? जहाँ पे देखो डिवाइड में टेन थीटा होता क्या है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है ना। जहाँ पे कॉस 0 होगा तो नीचे 0 आ जाएगा, डिवाइड में 0 का मतलब इन्फिनिटी, तो कॉस जहां जहां 0 है ये इन्फिनिटी पे है। देखो ये कॉस यहाँ 0 है, ग्रीन कलर का कॉस है, ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया रेड कलर। यहाँ भी कॉस 0 है, यहाँ भी ये नेगेटिव इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो ये आपका टेन थीटा का फंक्शन है, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है, काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं आपने। ये कल की क्लास में आपको समझाते हैं। इसी तरह इनवर्स फंक्शन है।